हाय एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के आगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एसएससी जेईई एग्जाम में पूछे गए हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले मैंने 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। जिस भी स्टूडेंट ने उस लेक्चर को नहीं देखा है वो लेक्चर देख लीजिएगा। 2020 क्वेश्चन का ऑलरेडी मैंने 2 लेक्चर अपलोड कर दिया है। आज हम लोग 41 से देखने वाले हैं आगे क्या क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। जिस भी क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपको भी आइडिया लगेगा आप कितने का आंसर पहले से जानते हैं। और जिस भी आंसर में कुछ डाउट होगा आप वीडियो के कमेंट में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है एडियाबेटिक प्रोसेसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है ये पूछ रहा है। तो आपको पता होगा एडियाबेटिक प्रोसेस वैसा प्रोसेस है जहाँ पर हीट ट्रांसफ़र ज़ीरो होता है, वहाँ पर कोई भी हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है सिस्टम से सराउंडिंग में, सराउंडिंग से सिस्टम में कोई भी हीट का वहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है नॉन हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस, यहाँ पर कोई भी हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है, ये हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कोई भी हीट का वहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होता, ना ही सिस्टम से सराउंडिंग ना ही सराउंडिंग से सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है व्हाट टाइप ऑफ स्लोप्स डज कांस्टेंट प्रेशर लाइन हैव इन द सुपरहीटेड रीजन ऑफ द मोलियर डायग्राम। मोलियर डायग्राम जो होता है, जिसमें मोलियर डायग्राम आप लोग देखे होंगे जहाँ पर एंथैल्पी और एंट्रोपी के बीच में ग्राफ बनाया जाता है। तो वहाँ पर बोल रहा है जब सुपरहीटेड रीजन में हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर जो कांस्टेंट प्रेशर लाइन होता है वो उसका स्लोप क्या होता है, स्लोप पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है कि ज़ीरो होता है, वो बोल रहा है। तो आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है मोलियर डायग्राम किसके बीच बनाया जाता है। तो ध्यान रखना है एंथैल्पी और एंट्रोपी के बीच बनाया जाता है। अब वहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर लाइन जो होता है वो हमें उसका जो स्लोप होता है सुपरहीटेड रीजन में वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव स्लोप देता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 में देखते हैं। फॉर अ गैस विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो गैस है उसके पास n डिग्री ऑफ फ्रीडम है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Cp/Cv। स्पेसिफिक रेशियो जो है, स्पेसिफिक हीट है उसका रेशियो जो हम लोग होगा क्या होगा ये पूछ रहा है। तो हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में यहाँ पर स्पेसिफिक हीट का रेशियो कैलकुलेट करते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम में के टर्म में क्या उसका वैल्यू होगा। तो वो वैल्यू जो आता है वो 1+2/n के बराबर आता है। वो कैलकुलेट किया जाता है मेयर्स इक्वेशन से, Cp-Cv = R मेयर्स इक्वेशन होता है, उसी से आगे करके कैलकुलेट किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। तो हम लोग को सिर्फ यहाँ पर ध्यान में रखना है कि वो इक्वेशन क्या आता है। तो इक्वेशन आता है Cp/Cv जो होता है वो 1+2/n के बराबर होता है, जहाँ पर n जो होता है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को और क्या बोला जाता है। तो आपको ऑलरेडी पता होगा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को एक तो हम लोग बोलते हैं आइसोकोरिक बोलते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं आइसोमेट्रिक भी बोलते हैं। तो ये ध्यान में आपको रखना है, आइसोमेट्रिक भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर आप देख लीजिए, आइसोपेस्टिक तो नहीं होगा, हाइपरबोलिक भी नहीं होगा, आइसोमेट्रिक यहाँ पर राइट आंसर होगा। कांस्टेंट वॉल्यूम है तो आपको यहाँ पर एक ट्रिक है, वॉल्यूम हम लोग जनरली मीटर क्यूब में नापते हैं, मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे मीटर टर्म आता है, तो मेट्रिक जहाँ पर भी लगा रहेगा वो हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम टर्म होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है। अब आपको कमेंट में कमेंट करके बताना है कि कांस्टेंट प्रेशर जो होता है प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस उसे हम लोग क्या बोलते हैं। एक तो हम लोग बोलते हैं उसको आइसोबारिक, उसका एक और नाम है, क्या बोलते हैं वो आप लोग को कमेंट में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 45 में देख लेते हैं। मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू, मोलर वॉल्यूम जो होता है वो किसके बराबर होता है वो पूछ रहा है। तो एनटीपी पे पूछ रहा है कि अगर एनटीपी पे हम लोग बात करेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे बात करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होता है। तो मोलर वॉल्यूम जो होता है उसका वैल्यू जो होता है वो 22.41 मीटर क्यूब के बराबर होता है। तो राइट आंसर इसका आपको ए होगा। इसको आपको डेटा को ध्यान में रखना है, मोलर वॉल्यूम जो होता है एनटीपी पर 22.41 मीटर क्यूब के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं। द जनरल गैस इक्वेशन इज गिवन एज, जो गैस इक्वेशन होता है या आइडियल गैस इक्वेशन होता है उसका इक्वेशन क्या होता है वो हम लोग को बताना है। तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, आप लोग 11th-12th से ही पढ़ते आ रहे हैं। PV = MRT जो होता है वो जनरल गैस इक्वेशन होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। काफ़ी क्वेश्चन इससे न्यूमेरिकल भी सॉल्व होते हैं, कुछ ना कुछ वैल्यू कांस्टेंट बता देगा, उससे हम लोग को सॉल्व करना होता है। तो ये इजी क्वेश्चन इस पर न्यूमेरिकल भी दे सकता है। तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है, जहाँ पर P जो है प्रेशर है, V वॉल्यूम है, M जो है मास है और R जो है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है और T जो है वो टेम्परेचर है। यहाँ पर T जो होता है वो हमेशा हम लोग को केल्विन में लेना है।
ये ध्यान रखना है, केल्विन में लेना है। तो पी वी इज इक्वल टू एम आर टी होता है। कुछ भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स है वो मैं थोड़ा बहुत बताते चला जा रहा हूँ इसमें। क्वेश्चन नंबर 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अदर नेम ऑफ आइसोट्रॉपिक प्रोसेस। आइसोट्रॉपिक प्रोसेस का आइसेंट्रॉपिक है, आइसेंट्रॉपिक पूछ रहा है, आइसेंट्रॉपिक है जहाँ पर इंट्रॉपी कांस्टेंट होता है, तो उसका अदर नेम क्या है। तो अदर नेम आइसेंट्रॉपिक कब होता है ये आपको ध्यान में रखना है, जहाँ पर इंट्रॉपी जो होगा वो कांस्टेंट होगा तभी उसको बोलते हैं आइसेंट्रॉपिक है। तो इंट्रॉपी कब कांस्टेंट होगा, इंट्रॉपी एक तो उसका फर्स्ट कंडीशन कांस्टेंट अदर केस में भी हो सकता है, बट यहाँ पर जो ऑप्शन के हिसाब से है फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर रिवर्सिबल होना चाहिए, रिवर्सिबल में वहाँ पर इंट्रॉपी का जनरेशन नहीं होना चाहिए, और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, एडिबेटिक मतलब कोई भी हीट का ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। अगर हीट का भी ट्रांसफ़र नहीं होगा और वहाँ पर रिवर्सिबल है मतलब इंट्रॉपी का जनरेशन भी नहीं होगा, तब वहाँ पर जो इंट्रॉपी होगा वो कांस्टेंट होगा। रिवर्सिबल है मतलब रिवर्सिबल के केस में इंट्रॉपी जनरेशन जो होता है वो हम लोग जीरो मानते हैं, और एडिबेटिक में हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, ना ही हीट सिस्टम में आएगा ना ही हीट सिस्टम से बाहर जाएगा, तब वहाँ पर जो केस बनता है वो आइसेंट्रॉपिक का केस बनता है। तो जनरली यही पूछता है, वैसे अदर भी केसेस है जहाँ पर आइसेंट्रॉपिक हो सकता है, बट ऑप्शन में आपको देखने को यही मिलेगा कि रिवर्सिबल एडिबेटिक प्रोसेस होना चाहिए आइसेंट्रॉपिक। और काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ भी करते हैं हम लोग रिवर्सिबल एडिबेटिक प्रोसेस का, बहुत सारा साइकिल आप देखेंगे वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं रिवर्सिबल एडिबेटिक प्रोसेस हो रहा है, जैसे कि एक्सपेंशन हो रहा है टरबाइन में तो हम लोग मानते हैं रिवर्सिबल एडिबेटिक प्रोसेस हो रहा है, वैसा हम लोग मानते हैं, एज्यूम करते हैं आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस है। तो आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस के लिए क्या होना चाहिए, रिवर्सिबल एडिबेटिक प्रोसेस होना चाहिए, तभी वो आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस होगा। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। किसी में कुछ डाउट होगा आपको तो वीडियो के कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग एक सेकंड देकर उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, तो आप लोग को पता ही होगा क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस वैसा प्रोसेस है जो इनफाइनाइटली स्लो होता है, मतलब काफ़ी स्लो वहाँ पर प्रोसेस होता है, जो भी प्रोसेस हो रहा है वो काफ़ी स्लो होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कि क्वाजी स्टैटिक है, तो उसको बोला जाता है इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस को क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में आते हैं। क्वेश्चन है ज़ीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट। ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, तो ज़ीरोथ लॉ बोलता है कि अगर कोई दो सिस्टम किसी थर्ड सिस्टम के, मतलब सिस्टम ए है और सिस्टम बी है, वो किसी थर्ड सिस्टम के, सिस्टम सी के इक्विलिब्रियम में होगा, तो सिस्टम ए और बी आपस में भी इक्विलिब्रियम में होगा। तो देख लेते हैं क्वेश्चन, आई थिंक ऑप्शन डी दे पढ़ लेते हैं पहले। व्हेन टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अ थर्ड सिस्टम दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। यही हमारा सही बोल रहा है। फर्स्ट क्या बोला था, टू थर्मोडायनेमिक सिस्टम आर ऑलवेज इन थर्मल, ये तो नहीं है। इफ टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम देन द थर्ड सिस्टम विल बी, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर है। व्हेन टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अ थर्ड सिस्टम, जब दो सिस्टम जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम है थर्ड के, देन दे आर इन द थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, मतलब ए और बी जो होगा, जो हमने यहाँ पर देखा ऊपर में, अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम है सी के, तो ए और बी आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, ये ज़ीरोथ लॉ बोलता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ये आपको ज़ीरोथ लॉ याद रखना है, काफ़ी क्वेश्चन इस पे भी आते हैं। अब बोल रहा है इंथैल्पी इज इंथैल्पी क्या है, कौन सा प्रॉपर्टी है, तो इंथैल्पी आप लोगों को पता है वो मास पे डिपेंड करता है। तो इंथैल्पी जो है वो एक तरह का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव इंटेंसिव से क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। एंड इट्स यूनिट इज इंथैल्पी एक तरह का एनर्जी के फॉर्म में होता है, तो उसका यूनिट जो होता है वो किलो जूल में ही हम लोग बात करते हैं। स्पेसिफिक इंथैल्पी पूछता तो वहाँ पर किलो जूल पर केजी होता, बट यहाँ पर सिर्फ इंथैल्पी पूछा है तो किलो जूल होगा, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और किलो जूल इसका यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 51 में आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज गिवन बिलो इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी है जो इंटेंसिव है, इंटेंसिव मतलब मास के इंडिपेंडेंट है। तो वॉल्यूम तो मास पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम एक तरह का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये होगा नहीं। ऑप्शन बी टेम्परेचर है, तो ये मास के इंडिपेंडेंट है, ऑप्शन बी ही राइट आंसर होगा। टेम्परेचर यहाँ पर राइट आंसर होगा, ये भी एक्सटेंसिव है, ये भी एक्सटेंसिव है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है टेम्परेचर, वो एक तरह का इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं। गैसेज है, गैसेज के पास स्पेसिफिक हीट के बारे में पूछ रहा है। तो लास्ट लेक्चर में भी मैंने डिस्कस किया था, लिक्विड के पास जो होता है वो सिंगल स्पेसिफिक हीट होते हैं, और गैसेज के पास जो होते हैं वो डबल स्पेसिफिक हीट होते हैं। तो यहाँ पर 2 स्पेसिफिक हीट होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा एयर के केस में हम लोग 2 वैल्यू पे बात करते हैं, CV का वैल्यू और CP का वैल्यू। तो CV का वैल्यू आप लोग को पता होगा कितना होता है, और CP का वैल्यू आप लोगों को पता होगा एयर का। तो मैं CP का बता देता हूँ 1.005, और आप लोग को कमेंट करना है कि CV का क्या होता है वैल्यू एयर के केस में।
आप लोग राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। गैसेस का यहाँ पर क्या हो गया, दो तरह का स्पेसिफिक हीट होता है उसके पास। क्वेश्चन नंबर 53 में आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ रियल गैस। रियल गैस का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसमें से कौन सा है, तो आपको बताना है। तो रियल गैस का होता है P प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी, ये हमारा रियल गैस का होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ देता है, ये आप लोग को ध्यान देना है। क्या होता है, P मतलब प्रेशर इंटू ए जो है एक तरह का कॉन्स्टेंट है, इंटू वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछने लगता है कि ए जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, या ए का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, क्या है वहाँ पर। तो ये कंसीडर किसको करता है, ये बोलता है। तो ये कंसीडर जो करता है वो इंटरमोलिकुलर इंटर एटॉमिक जो फोर्सेज होते हैं, जो हम लोग आइडियल गैस के केस में हम लोग मानते हैं कि नेग्लिजिबल है, बट रियल गैस में वो अवेलेबल होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट का टर्म यूज़ करते हैं जो कंसिडर करता है, जो आपस में फोर्सेज लग रहे हैं उसको कंसिडर करता है। और वी जो यहाँ पर जो बी होता है वो हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं कि उसका जो ऑक्युपाई कर रहा है वॉल्यूम, मॉलिकुलर जो वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है उसको यहाँ पर वो कंसीडर करता है। तो ये दोनों चीज़ें पूछ लेता है, तो आप लोग को ध्यान में रखना है। तो रियल गैस इक्वेशन का ये जो इक्वेशन है वो आप लोग को ध्यान में रखना है, ये काफ़ी ज़रूरी है, कभी कभी पूछ देता है। तो प्लस माइनस का कन्फ्यूजन होता है, तो फर्स्ट वाले में प्लस है, बाद वाले में माइनस है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। बोल रहा है कि अगर प्रेशर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो लेटेंट हीट ऑफ स्टीम पे क्या इफेक्ट होता है। तो इसका ग्राफ आपको ऑलरेडी पता होगा, टीएस डायग्राम अगर आप लोग बनाते हैं यहाँ पर, तो जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर प्रेशर मान लीजिए जैसे है, तो इसको जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होता है कि प्रेशर इंक्रीज होता चला जाता है। और लेटेंट हीट मतलब ये बीच वाला हीट बोल रहा है, ये लेटेंट हीट ये वाला होता है। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो ये वाला जो हो रहा है वो छोटा होता चला जा रहा है, तो वो डिक्रीजिंग होगा। तो इफेक्ट क्या होगा, जैसे जैसे हम लोग प्रेशर इंक्रीज करेंगे उसका लेटेंट हीट ऑफ स्टीम जो होगा वो डिक्रीज होता चला जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज द वॉल्यूम ऑफ। स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है गैस का वो वॉल्यूम है। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम पर यूनिट मास को बोलते हैं। वॉल्यूम पर यूनिट मास कर देते हैं तो उसको बोलते हैं, तो यहाँ पर होगा इज द वॉल्यूम ऑफ यूनिट मास ऑफ दैट गैस, उस गैस का यूनिट मास का वॉल्यूम है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 में आते हैं, चार्ल्स लॉ स्टेट्स। चार्ल्स लॉ क्या स्टेट करता है, तो आप लोग राइट आंसर कमेंट कीजिए। चार्ल्स लॉ हमें बताता है, चार्ल्स लॉ में हम लोग क्या कांस्टेंट एज्यूम करते हैं, इसमें मानते हैं कि प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो उस केस में वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, आपको ऑप्शन देख लीजिए, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये भी होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, V1/T1 इक्वल टू V2/T2। तो चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गेल-लुसिक लॉ, ये आपको ध्यान में रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इसमें से कौन सा है जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, तो मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो इंथैल्पी तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये इंट्रोपी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। स्पेसिफिक इंथैल्पी जो होगा वो राइट आंसर होगा, जहां पर भी स्पेसिफिक है वो राइट आंसर होगा। तो स्पेसिफिक इंथैल्पी आप लोग ध्यान में रखिएगा, स्पेसिफिक जहां पे भी स्पेसिफिक वाला टर्म आ जाता है, स्पेसिफिक इंथैल्पी, स्पेसिफिक एनर्जी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, वो सब जो टर्म आ जाता है वो हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम वो सब आता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ध्यान में रखिएगा, जहाँ पर भी स्पेसिफिक टर्म आ गया वो हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि कौन एक्सटेंसिव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, स्पेसिफिक एंथैल्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से विच ऑफ द स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, तो देख लेते हैं क्या बोल रहा है। टू रिवर्सिबल एडियाबैटिक पाथ इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, दो रिवर्सिबल एडियाबैटिक पाथ इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे। तो आपको ध्यान में रखना है, कोई भी अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक है तो वो इसका हमेशा इक्वेशन जो होगा P टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। तो इसका स्लोप जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, तो कभी भी वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। जब दो डिफरेंट स्लोप होगा तभी वो इंटरसेक्ट करेगा। यहाँ पर स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप सेम हो जाता है, स्लोप जब सेम है तो वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर, टू रिवर्सिबल एडियाबैटिक कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 में आते हैं, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी रिमेंस कांस्टेंट। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए कौन सा प्रॉपर्टी कांस्टेंट है, तो आपको इसी लेक्चर में मैं बताया हूँ। जहाँ पर आइसोकोरिक आता है वो हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आइसोकोरिक और क्या बोलते हैं मैंने वो भी बताया है, उसका राइट आंसर कमेंट में कमेंट कीजिए। 58 में आइसोकोरिक का दूसरा नाम क्या है।
क्वेश्चन नंबर 59 में आते हैं। द प्रॉपर्टी एंथैल्पी इज डिफाइंड एज, जो प्रॉपर्टी एंथैल्पी है वो डिफाइन करता है। एंथैल्पी आपको पता होगा, स्पेसिफिक एंथैल्पी की बात करें तो H इज इक्वल टू स्मॉल u प्लस पी वी होता है। कैपिटल H अगर हम एंथैल्पी की बात करें, कैपिटल H इज इक्वल टू कैपिटल U प्लस P इंटू कैपिटल V होता है। तो स्पेसिफिक एंथैल्पी जो होता है वो समेशन होता है, एंथैल्पी जो होता है वो समेशन होता है इंटरनल एनर्जी मतलब U प्लस पीवी का। तो सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम का होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। अ सिस्टम इज सेड टू बी अ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इफ द सिस्टम इज इन, कोई सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कब होता है वो पूछ रहा है। तो आपको पता है इसके लिए 3 और 4 कंडीशन होते हैं। फर्स्ट हो गया वो थर्मल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, सेकंड जो होता है वो केमिकली इक्विलिब्रियम होना चाहिए, थर्ड जो होता है वो होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, फिर फोर्थ होता है फेज इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए, तभी वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं क्या पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन थर्मल, केमिकल, मैकेनिकल, और बाकी में सिंगल सिंगल पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। थर्मल होना चाहिए, केमिकल होना चाहिए, मैकेनिकल होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब ये हमारा इस क्वेश्चन का, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग इसके आगे का जो क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर में जो भी डाउट होगा आप वीडियो के कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मुझसे पर्सनली बातें करनी है, कुछ डाउट है उसके रिलेटेड, कुछ रिगार्डिंग क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पर्सनली चैटिंग भी कर सकते हैं। उसके लिए टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेलीग्राम आप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के बाद आप मुझे वहाँ पर जो भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप वहाँ पर कर सकते हैं मैसेज। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।